वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज़ में आज हम डेटा टेबल्स के बारे में बात करेंगे, एक्सेल के टेबल्स के बारे में बात करेंगे। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, अलग अलग शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे, ये जानेंगे कि अलग अलग डिज़ाइंस में टेबल कैसे तैयार किए जाते हैं और ये भी समझेंगे कि किसी तरह से किसी पर्टिकुलर टेबल के डिज़ाइन को डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें सीखने से पहले जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस पर्टिकुलर चैनल के, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय बाद अब दोबारा फिर से लॉन्ग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। अदरवाइज़ मैं शॉर्ट वीडियोस ही, टिप्स एंड ट्रिक्स ही एक्सेल के अपलोड कर रहा था, क्योंकि लोग आजकल ज़्यादा इंस्टेंट चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैं शॉर्ट्स डाल रहा था। लेकिन मुझे कुछ व्यूअर्स ने बोला कि आप लॉन्ग वीडियोस को दोबारा से शुरू कीजिए, तो इसलिए एक्सेल टेबल के टॉपिक से मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। और ये जो लॉन्ग वीडियोज़ मैं अपलोड किया करूँगा, ये आपके लिए ट्यूसडे और सैटरडे को अपलोड हुआ करेंगी और रेगुलरली इनको आप देखिएगा, आपको एक्सेल सीखने में ज़रूर मदद मिलेगी। तो चलिए देर न करते हुए अभी इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आप कहेंगे कि आपके सामने ये जो वर्कशीट है और इस वर्कशीट में ये जो डेटा आपने लिखा है, तो ये डेटा टेबल में ही तो लिखा गया है, ये टेबुलर फॉर्म में ही तो डेटा एंटर हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर ये जो डेटा एंटर किया है ये आपने रोज एंड कॉलम्स में ही एंटर किया है और इसी को टेबुलर डेटा कहा जाता है। लेकिन ये डेटा टेबल्स में एंटर नहीं किया गया है, ये एक डेटा रेंज है। जिस तरह से ये एक रेंज है, उसी तरह से ये एक डेटा रेंज है, क्योंकि मैंने इस रेंज में डेटा एंटर कर दिया है, इसलिए ये डेटा रेंज है। और जो एम्प्टी एरिया है ये हमारी नॉर्मल रेंज है और ये डेटा रेंज है, क्योंकि इसके अंदर डेटा है लेकिन ये टेबल नहीं है। टेबल में बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। टेबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार जिन लोगों को भी टेबल्स यूज़ करने की आदत पड़ जाती है, फिर वो नॉर्मल डेटा रेंजेस का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो टेबल्स यूज़ करने से आपको ऑटोमेट हो जाता है और आपको लुक भी बहुत अच्छी मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करना सीखते हैं। मान लीजिए इस वर्कशीट में ये जो पर्टिकुलर डेटा रेंज आप देख रहे हैं, इस रेंज को आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर इस रेंज को आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप होम टैब में जाएं। अब आप कहेंगे कि होम टैब तो हम कर चुके हैं, अब होम टैब में हमें क्यों जाना है। होम टैब में एक ऑप्शन है जिसका नाम है फॉर्मेट एज टेबल। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने टेबल्स के अलग अलग डिज़ाइन आ गए हैं। ये लाइट डिज़ाइंस हैं, ये मीडियम डिज़ाइंस हैं और यहाँ पर नीचे ये डार्क डिज़ाइंस हैं। आपको इस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर जो भी डिज़ाइन अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये डिज़ाइन यहाँ पर अप्लाई होगा, लेकिन अप्लाई होने से पहले एमएस एक्सेल इस चीज़ को गेस करेगा कि ये वही रेंज है आपकी जिसको आप टेबल बनाना चाहते हैं, तो और इस रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। अब ये डायरेक्टली भी इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि एमएस एक्सेल ये चाहता है कि आप खुद कन्फर्म करें कि आप इस डेटा रेंज को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर आप किसी और डेटा रेंज को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो एमएस एक्सेल है, इसका गैस वर्क जो है वो बहुत सटीक है। इसने डाटा को ढूंढा और उसको यहाँ पर हमारे सामने उसको सिलेक्ट कर लिया है, यानी उसके आसपास ये जो आप मूविंग लाइन देख रहे हैं, इसने उसको सिलेक्ट कर लिया है और अब ये इसी को टेबल में कन्वर्ट करेगा। मैंने किसी भी डेटा रेंज को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। हाँ, मेरा जो एक्टिव सेल है वो ज़रूर डाटा रेंज में था। अगर मैं यहाँ कहीं बाहर क्लिक कर दूँ और बाहर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल में जाऊँ और इस स्टाइल को, किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर लूँ, तो अब ये ऐसा नहीं करेगा। अब ये गैस वर्क रॉन्ग कर रहा है। लेकिन अगर आप इसके गैस वर्क को ठीक करना चाहते हैं, इसको कन्फर्म करने के लिए आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप फॉर्मेट एज टेबल के थ्रू डाटा को टेबल में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने सेल को, एक्टिव सेल को यहीं पर रखें, यानी यहीं कोई सेल आपका सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप फॉर्मेट एज टेबल में जाएं और किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं, ओके पे क्लिक करूंगा तो ये स्टाइल सिलेक्ट हो गया है। जब भी एमएस एक्सेल में आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने ये टेबल क्रिएट कर लिया ना, जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो कुछ फीचर्स इसकी बतानी नहीं पड़ती, कुछ फीचर्स आप साफ साफ अपने सामने देख पा रहे हैं। उनमें से फर्स्ट फीचर तो ये है कि यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग की हमें ज़रूरत होती है वो ऑटोमेटिकली हो गई है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये रोज़ जो हैं बैंडेड रोज़ हैं,
इसमें कुछ और कलर है, इसमें वाइट कलर है, फिर ये कलर्ड है और ये वाइट है, आपने यही चूज़ किया था ये वाला, तो ये आपको बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो इसकी जो हेडर रो है, ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो इस कलर से अलग होगा, ये कलर और ये कलर हमेशा अलग होगा। यहाँ पर फर्स्ट रो में कलर थोड़ा हमेशा डार्क दिया जाता है, ये देखिए आप इन डिज़ाइंस में देख भी सकते हैं। और आपके पास यहाँ पर 50+ डिज़ाइंस हैं, देखिए मैं जहाँ भी इसको लेकर जाऊँगा वो आपको यहाँ पर प्रीव्यू उसका दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे सामने एक जो अपीयरेंस है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है, और अब मुझे इसके बैकग्राउंड कलर को ये करना वो करना चेंज करना उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने मुझे एक बहुत बढ़िया एक बेटर लुक दे दी है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर आप ये ड्रॉप डाउन एरोज देख रहे हैं। ये एरोज जानते हैं किस चीज़ की हैं? ये फिल्टर्स की एरो हैं। अब हमें फिल्टर्स मैनुअली लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी आप किसी भी रेंज को टेबल बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर रेंज जो है उसमें फ़िल्टर्स जो हैं लग जाएंगे, यानी जब भी रेंज टेबल में कन्वर्ट होगी तो आपको उसके साथ फ़िल्टर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। थर्ड चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि जैसे ही मैंने टेबल को क्रिएट किया तो मुझे एक नई टैब नज़र आ रही है। यहाँ पर पाइवट टेबल के साथ, पावर पाइवट के साथ सभी टैब्स फिनिश हो जाती हैं, ये लास्ट टैब है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक नई टैब और दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है डिज़ाइन टैब। अब इस पर्टिकुलर टैब के अंदर जो आपको अलग अलग ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये प्रॉपर्टीज़ है, ये टूल्स है, ये एक्सटर्नल टेबल डेटा है, ये टेबल स्टाइल ऑप्शंस हैं, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं जो आपको टेबल के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ जानने वाली है वो ये है कि जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं तो MS एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट उसे एक नेम दे देता है, और इस टेबल का नेम है टेबल 1। जैसे यहाँ पर टेबल 1 लिखा हुआ है। ये टेबल 1 इसीलिए लिखा है क्योंकि ये यहाँ पर दर्शा रहा है कि इस टेबल का नाम टेबल 1 है। आप चाहें तो आप इस टेबल के नाम को चेंज कर सकते हैं। जब आप MS एक्सेल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि आप टेबल का नाम टेबल 1 तो नहीं रहने देंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये सेल्स का डेटा है, तो मैं इसको सेल्स 1 लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर इस टेबल का नाम सेल्स 1 कर दिया है। सेल्स 1 करने के बाद मैं यहाँ पर कहीं भी साइड पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे अब वो डिज़ाइन टैब यहाँ से जा चुकी है। जब आप दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो डिज़ाइन टैब आ चुकी है। ऐसी टैब्स जो टेबल्स को इंसर्ट करने पर, ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करने पर, पिक्चर्स को इंसर्ट करने पर, चार्ट्स को इंसर्ट करने पर आती हैं और वैसे हमें रिबन में दिखाई नहीं देती, ऐसी टैब्स को कॉन्टेक्सचुअल टैब्स कहा जाता है। यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है वो एक कॉन्टेक्सचुअल टैब है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दिखाई देगी, बाहर कहीं जाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगी। MS एक्सेल में टेबल को क्रिएट करने का सेकंड मेथड देखते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी एक टेबल मैंने क्रिएट किया हुआ है। मैं कंट्रोल और Z को प्रेस कर लेता हूँ और इसको नॉर्मल उसमें चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने VOI, ये स्पेलिंग गलत थे, ये मैंने ठीक कर दी। तो मेरे पास ये अब नॉर्मल रेंज है, ये अब कोई टेबल नहीं है। तो सेकंड मेथड ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, आप इंसर्ट टैब में जाएं। यहाँ पर जाने के बाद आप टेबल पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्योंकि आपका एक्टिव सेल इसी रेंज के बीच में था तो इसने इस प्रॉपर डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जब भी ये वाला पर्टिकुलर बॉक्स हमारे सामने आता है, तीनों मेथड्स में ये तो हमारे सामने आएगा ही। यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, इसके ऊपर लिखा है माई टेबल हैज़ हेडर्स। इसका मतलब ये है कि ये आपसे ये कहना चाह रहा है या आपसे कंफर्म कर रहा है कि आपके टेबल में हेडर रो है। तो जी हाँ, बिल्कुल है। और मैक्सिमम केसेस में टेबल में हेडर रो तो रहती ही है जिसमें कॉलम्स के नेम्स होते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। अगर नहीं है आपके टेबल में किसी तरह की हेडर रो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली खुद एक टेबल रो को इंसर्ट कर देता है जिसकी हेडिंग्स होती हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी आपके कॉलम्स हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। अब यहाँ पर तो हेडर रो है, इसलिए मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये टेबल में चेंज हो चुका है। ठीक है, वैसे ही मैंने फॉर्मेट एज टेबल्स में किया था, वैसा ही टेबल मेरे सामने कुछ यहाँ पर फिर से बनकर आ गया है। चलिए मैं इसको भी अंडू करके नॉर्मल कंडीशन में ले आता हूँ और हम थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड एक शॉर्टकट है, कंट्रोल और टी को प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल और टी को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टेबल वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो फिर से आ गया है और रेंज के आसपास आपको ये लाइन दिखाई दे रही है।
अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रेंज टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। इस तरह से रेंज जो है वो टेबल में बदल जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखने वाली है, और वो ये है कि ये तो वो रेंज थी जिसमें डेटा था। मान लीजिए मेरे पास रेंज है और उसमें डेटा नहीं है, मैं पहले टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद क्रिएट किए गए टेबल में मैं डेटा फिल कर लूँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उस एम्प्टी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप टेबल में चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और टी को प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर माई टेबल हैज़ हेडर के आगे टिक का साइन नहीं है। अगर तो आपको हेडर रो बनानी है तो यहाँ पर आप टिक करें, अदरवाइज यहाँ पर टिक करना रहने दें। मान लीजिए आप यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ से इसको टिक करेंगे, टिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक टेबल आपके सामने क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर हेडर रो में कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6 इस तरह से इसके कॉलम्स में आ गए हैं हेडर रो में, और ये प्रॉपर एक टेबल की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए मैं आपको नेक्स्ट शीट में लेकर जाता हूँ और एक और चीज़ समझाता हूँ। आप यहाँ पर नेक्स्ट शीट में आए। यहाँ पर मेरे पास एक रेंज है और मैं इस रेंज को टेबल में चेंज करना चाहता हूँ। इस रेंज को टेबल में चेंज करने के लिए कंट्रोल और टी को प्रेस करें। हम ज़्यादातर अब क्योंकि हमें शॉर्टकट्स पता चल गए हैं तो हम शॉर्टकट से ही काम करेंगे। कंट्रोल और टी को प्रेस करेंगे और यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे कि आपकी डेटा रेंज टेबल में चेंज हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखें, ये डेटा रेंज टेबल में तो चेंज हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्मेटिंग ऑलरेडी थी, यहाँ पर फॉर्मेटिंग थी ना, और यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग थी। यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग थी और यहाँ पर वो फॉर्मेटिंग थी वो एज इट इज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी तरह की कोई फॉर्मेटिंग अपने टेबल पर पहले से की हुई है तो ये उस फॉर्मेटिंग को ओवरराइड नहीं करता। उस फॉर्मेटिंग को ये ओवरराइड नहीं करता, बल्कि जितना पोर्शन जहाँ पर ये अप्लाई कर सकता है फॉर्मेटिंग वहाँ पर अप्लाई करेगा, बाकी को ये छोड़ देगा। जैसे इसने यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कलर चेंज नहीं किया है और यहाँ पर भी इसने जो है किसी तरह का कोई कलर चेंज नहीं किया है। हाँ, यहाँ पर ये बैंडेड रोज का कलर चेंज कर सकता था, इसने ये किया है। चलिए मैं कंट्रोल Z से इसको फिर जो है नॉर्मल कंडीशन में, यानी इसको फिर से रेंज में कन्वर्ट कर देता हूँ। वैसे तो रेंज में कन्वर्ट करने का एक प्रॉपर मेथड है, लेकिन मैं अंडू का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उसको मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस डेटा रेंज को सिलेक्ट करके इसको फिर से टेबल में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंट्रोल और टी का इस्तेमाल करके इसको चेंज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा रेंज को ऐसे ही रहने देंगे और हम जाएंगे यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल में। यहाँ पे जाने के बाद मान लीजिए मुझे ये पर्टिकुलर जो है वो पसंद आ रहा है, ठीक है, या ये ले लें, ये मुझे डिज़ाइन अच्छा लग रहा है और ये डिज़ाइन मुझे इस डेटा रेंज पर अप्लाई करना है। इस डेटा रेंज पर अगर ये डिज़ाइन आप डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे तो अभी आपने देखा ही था क्या हुआ कि इसका कलर चेंज नहीं हुआ और इसका कलर चेंज नहीं हुआ था। अब लेकिन इस पर सिर्फ कलर की फॉर्मेटिंग थोड़ी हुई है, इसमें तो डेटा बोल्ड भी हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है कि बोल्ड की फॉर्मेटिंग भी वो रहने देता है। अब इसके ऊपर बॉर्डर भी लगे हुए हैं, बॉर्डर भी तो एक तरह की फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो सारी फॉर्मेटिंग लगी रहती है। अगर मैं इस पर्टिकुलर शीट में जाऊं तो ठीक है, इसमें कलर्स वाली फॉर्मेटिंग नहीं थी, लेकिन बोल्ड तो इसमें भी था, है ना। चलिए मैं यहाँ पर वापस आता हूँ। यहाँ पर वापस आने के बाद अब मैं इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चाहे आप किसी एक सेल को सिलेक्ट रखें, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप फॉर्मेट एज टेबल में आए। अब मैं इस फॉर्मेट के स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अगर आप इस अप्लाई पर क्लिक कर देंगे उसमें, और अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर देंगे, यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर देंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर राइट क्लिक करके अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग पर क्लिक करने से या इस ऑप्शन के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जो फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हुई है वो एज इट इज़ ही रहेगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जो पहली ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, उसको अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग जहाँ पर लिखा है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका टेबल तैयार है। अब इस पर्टिकुलर टेबल में किसी भी तरह की कोई भी ऐसी फॉर्मेटिंग नहीं है जो पहले थी। पहले ये पर्टिकुलर रो कलर्ड थी, आपने खुद कलर दिया हुआ था, अब वो नहीं है। ये कॉलम कलर्ड था, अब वो नहीं है। यहाँ पर पहले बोल्ड थे, डाटा बोल्ड था, लेकिन अब यहाँ पर किसी तरह का डेटा भी बोल्ड नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिबरी 11
वही यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह से MS एक्सेल में अलग अलग मेथड से फॉर्मेट्स क्रिएट कर सकते हैं और टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करना है और आप पहले से कोई फॉर्मेटिंग की हुई है, उसको मेंटेन रखना चाहते हैं तो उसका मेथड भी है। अगर मेंटेन नहीं रखना चाहते तो उसका मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए इसके साथ साथ एक और चीज़ सीखते हैं। वो ये है कि मान लीजिए मुझे इस डेटा रेंज पर एक टेबल क्रिएट करना है। इस डेटा रेंज पर यदि आप एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो कंट्रोल और टी को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद माई टेबल हैज़ हेडर्स पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि टेबल क्रिएट हो चुका है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखें कि मुझे हर बार क्या यही पर्टिकुलर डिज़ाइन मिलेगा। देखिए मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए काम करता हूँ, वहाँ पर ये पर्टिकुलर डिज़ाइन जो है सबको अच्छा लगता है, वहाँ पर ये इस डिज़ाइन में काम होता है। तो मैं क्या करूँ, मैं सबसे पहले इस डिज़ाइन में कंट्रोल टी से टेबल बना लिया करूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके इस डिज़ाइन को चेंज किया करूँ। ये करना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए मुझे, या फिर मैं फॉर्मेट एज टेबल का इस्तेमाल किया करूँ ताकि ये पर्टिकुलर डिज़ाइन ब्लू वाला मेरे सामने ना आए। इन दोनों मेथड से एक बेटर मेथड और भी है, और वो बेटर मेथड ये है कि ये जो आपको ब्लू कलर में टेबल दिखाई देता है ना, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। ये इसलिए हर बार आता है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट टेबल डिज़ाइन है और आप डिफ़ॉल्ट टेबल डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। मान लीजिए मेरा ये पर्टिकुलर टेबल है, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आएँ। यहाँ पर आने के बाद इस पर्टिकुलर टेबल को आप डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस टेबल में तो किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप कोई नई रेंज लेंगे और कंट्रोल और टी को प्रेस करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करके, तो आप देखेंगे कि आपका डिफ़ॉल्ट टेबल डिज़ाइन चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम टेबल जो है क्रिएट करते हैं और उनके डिफ़ॉल्ट टेबल डिज़ाइन को इस तरह से चेंज करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।